हेलो गाइस गाइस आज हम डिस्कस करेंगे। सीबीएसई ने 2021 और 22 के लिए अपना एक सर्कुलर इशू किया है, जो उन्होंने असेसमेंट और एवेल्युएशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज किया है। 2021-22 के लिए जो सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है 9th 10th 11th 12th के लिए, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की हैं, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। बच्चों 9th 10th 11th और 12th के लिए सीबीएसई ने 2020-21 में, मतलब कि जब कोरोना शुरू हुआ था, उसके लिए एक नया पैटर्न इशू किया था, नया पैटर्न बनाया था। और उसी पैटर्न के अंदर हल्का सा कुछ चेंजेस किए हैं। पहले मैं बताता हूँ वो पैटर्न क्या था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार एग्जाम ही नहीं दे पाए नए पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि इस बार जो कोविड की वजह से 10th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है और जो 12th वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम होने अभी बाकी हैं। तो वो तो नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम दे ही नहीं पाए हैं अभी तक, तो उनको एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है। तो मैं वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर, और जो अब चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने वो भी बताऊंगा मैं आपको उन्होंने क्या चेंज किया है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि पहले क्या पैटर्न था हमारा। अब यहाँ पर अगर आप देखें डिटेल में, तो जैसे कि 9th और 10th की बात करते हैं, तो 2020 और 21 के अंदर सीबीएसई का जो पैटर्न था वो ये बताया था उन्होंने, जो नया पैटर्न लेके आए थे 20 और 21 के अंदर, कि उनके क्या थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे हुए थे उन्होंने 20%, मतलब कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं और आपके असर्शन और रीजन वाले भी हो सकते हैं। असर्शन और रीजन के अंदर आपको पता है कि क्या होता है, मैं दिखाऊंगा आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी, जिसके अंदर हमारा स्टेटमेंट देता है, दो स्टेटमेंट देता है, उसके अंदर आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करनी होती है कि वो दोनों स्टेटमेंट आपस में किस तरीके से सही है या गलत है, या फिर आपस में किस तरीके से रिलेट करती हैं। उसके बारे में एक अलग से बताएंगे हम आपको। लेकिन दूसरा क्या बताया था उन्होंने कि केस बेस्ड क्वेश्चन थे इसके अंदर बच्चों, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं उनके अंदर, उसका वेटेज 20% था 2020-21 के लिए। और शॉर्ट आंसर जो हमारे थे, जो लॉन्ग शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर थे जो पूरे रिटर्न किए जाते हैं, वो कितने थे, 60% थे। अब सीबीएसई ने क्या कर दिया है 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए बच्चों सीबीएसई ने क्या कर दिया है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 30% कर दिए हैं। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड कौन से क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप केस बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, जिनको आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसको भी बच्चों में एग्जाम का पेपर का पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा कि क्या चीज होती है ये। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं, या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, जिसके बारे में आपको डेली लाइफ के बारे में एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस डेली लाइफ को आपको अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना होता है, या फिर आपको एक केस दे दिया जाता है। केस स्टडी क्वेश्चन भी बोलते हैं उनको, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको एक केस दे दिया जाता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक केस दे दिया, उस केस को आपको स्टडी करना है, और उस केस को स्टडी करने के बाद आपको डिस्कशन करना है, मतलब कि उसके बेस पर, उस केस के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। इसके अंदर मेन चीज क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट को डेली लाइफ से कनेक्ट करना होगा, आपको एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा, आपको अपने सब्जेक्ट को सोचना होगा, समझना होगा, फील करना होगा, महसूस करना होगा। बच्चों अभी तक ऐसा हो जाता था कि सब्जेक्ट में दो तरह के बच्चे होते थे। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा रटना जानते थे सब्जेक्ट को, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लिया करते थे। लेकिन सीबीएसई ने अब उस पैटर्न को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इस सीबीएसई के पैटर्न के अंदर मैं आपको अब दिखाऊंगा अभी किस तरह का क्वेश्चन होता है, केस स्टडी या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का होता है। उसके अंदर आप वही बच्चा अच्छे मार्क्स गेन कर पाएगा जो अपने सब्जेक्ट को ना केवल ढंग से पढ़ेगा, उसके बारे में सोचेगा और डिटेल में पूछेगा, डिटेल में सोचेगा, उसको फील करेगा, सब्जेक्ट को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करेगा उस सब्जेक्ट को, तभी वो उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे जो 20 और 21 के अंदर 20% थे, वो सीबीएसई ने क्या कर दिए हैं, अब 30% कर दिए हैं न्यू पैटर्न के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिल्कुल 20% ही रहेंगे, पहले भी 20% थे और अब भी कितने रहेंगे, 20% ही रहेंगे। ये देखें 20% ही रहेंगे। और अब की बार 50% क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपके शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर रहेंगे, जो कि पहले कितने थे, 60% क्वेश्चन थे 9th और 10th के लिए। अभी 11th और 12th का भी बताता हूं मैं आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके अंदर सीधी सी क्लियर बात यह है कि सीबीएसई ने जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे वो आपके बढ़ा के 20% से कितने कर दिए हैं, वो 30% कर दिए हैं। पहले 20% थे 2020-21 वाले बच्चों के लिए जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, लेकिन जिनके एग्जाम हमारे होने हैं आपके मार्च 2022 के अंदर एग्जाम होने हैं, उनके कितने कर दिए, 30% कर दिए केस स्टडी वाले क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, या जिनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड विद सब्जेक्ट क्वेश्चंस बोलते हैं वो।
अब देखते हैं 12th वाले के अंदर क्या चेंजेस किया है। 12th वाले का देख लेते हैं। 11th और 12th के लिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही पैटर्न है लगभग, कि क्वेश्चन हमारे जो मल्टीपल चॉइस है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो 20% रहेंगे और पहले 20% थे। और इसके अंदर क्या था, केस स्टडी जो क्वेश्चन होते हैं या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 10% थे और शॉर्ट और आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो 70% थे। अब सीबीएसई ने 21-22 के लिए क्या कर दिया है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों वो तो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेंगे, 20% ही रहेंगे, लेकिन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो केस स्टडी क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वो उसने 10% से बढ़ाकर, आप देख सकते हैं 10% से बढ़ाकर, यहाँ पर 10% थे, अब कितने कर दिए हैं, 10% से बढ़ाकर 20% कर दिए हैं। और फिर हमारे जो पहले 70% क्वेश्चन लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर होते थे, जो कि पुराना पैटर्न चला था उसके हिसाब से होते थे, अब वो कितने कर दिए, 60% कर दिए हैं। तो सीबीएसई का क्लियर सा व्यू है बच्चों, सीबीएसई चाहता है कि हमारे देश के बच्चे अब सब्जेक्ट को अच्छे से सोचें, समझें, डेली लाइफ से जोड़ें, कनेक्ट करें डेली लाइफ से और आगे बढ़ें। क्योंकि पहले ऐसा होता था बच्चों कि सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ने से ही हम पेपर सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब सब्जेक्ट को समझना होगा, सब्जेक्ट को फील करना होगा, उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट से जोड़ना होगा। मतलब आपको बुक से अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना होगा, कनेक्टेड टू योर सब्जेक्ट। देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बच्चों, जैसे कि हम देखते हैं 10th के, अगर हम देखें 10th का ये सैंपल पेपर है जो इशू किया था सीबीएसई ने। तो इसके अंदर अगर आप देखें बच्चों कि ये हमारे क्वेश्चन, हमारे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 to 20। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, 10th का कोई पेपर है हमारा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप यहां देखिए बच्चों, जैसे कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 10th के अंदर, उसके अंदर सीबीएसई का पेपर है हमारा, सैंपल पेपर है ये। उसमें क्या करा उन्होंने कि एक तो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में एक पैराग्राफ दे दिया, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, उसके बारे में बताया उन्होंने कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी बोलते हैं, पॉजिटिव आयन बनाता है वो, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं या फिर मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। इसने बताया कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। इसी तरीके से उसने बताया कि लेफ्ट टू राइट हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर आप देखें नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताया उसने बच्चों, पूरा को पूरा पैराग्राफ बताया नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में उसने डिटेल से बताया। लेकिन उसके बाद अब वो इससे रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये एक तरह का केस दे दिया, एक तरह का सोर्स दे दिया। अब उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। पहला क्वेश्चन जैसे कि वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग द मेटालिक करेक्टर, मतलब मेटालिक करेक्टर रिप्रेजेंट करना है, आपको बताना है कि मेटालिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, क्या पैटर्न होगा। आप यहां से देख सकते हैं दिया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबोडियम, सीजियम। और तो यहां पर इसने पूछा कि क्या मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर हमें कहां मिल जाएगा बच्चों, इसके अंदर मिल जाएगा। दूसरा, इसका आंसर इसके अंदर मिल गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर इस पैराग्राफ के अंदर भी नहीं होगा। वो आपकी, जब आपने सब्जेक्ट को, जब इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो उस टॉपिक को कितना आपने डिटेल में पढ़ा है उससे मिलेगा। अगला क्वेश्चन जैसे उसने कहा है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द अलोंग द अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल ग्रुप 1 के मेटल होते हैं, तो वो कह रहा है कि वो हमारे मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करते, नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, उसका आंसर आपको बताना। तो इसका आंसर बच्चों आपको तब मिलेगा जब आपने मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर नहीं है। लेकिन ये कनेक्ट किससे, ये आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर से ही कनेक्ट है। इसका मतलब अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ग्रुप 17 का क्वेश्चन है। ग्रुप 17 के अंदर आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो इसके अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि इसका साइज कैसा है, सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये हमने इस तरह से आंसर देने होते हैं बच्चों। ये हमारे, फिर इसने आइडेंटिफाई द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरीके से आंसर पूछता है केस स्टडी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। पहले आपको एक पैराग्राफ देगा, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। एक दो क्वेश्चन के आंसर इस पैराग्राफ में भी हो सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ में ना होकर आपकी सब्जेक्ट की एनालिटिकल थिंकिंग, जो आपने उसको पढ़ा है, उसको समझा है, उसको गहराई से महसूस किया है, उसमें मिलेगा। सिमिलरली मैं आपको दिखाता हूँ एक 12th का एग्जाम्पल। 12th का अगर हम देखें बच्चों, ये केमिस्ट्री का सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है। तो इसके अंदर जैसे कि बच्चों ने, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑक्सीडेशन के बारे में बताया है। ये उसने पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। और ये हमारा एल्कोहल दिया हुआ है और एल्कोहल से क्या बन रहा है बच्चों, ये कीटोन बन रहा है। आपको पता होगा 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन दे रखे हैं। इसने आपको पता है कि एक ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमारा
एक हमारा कॉपर एट 573 केल्विन भी यूज़ होता है, जो कि हमारा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कर देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल से वाटर निकलता है। तो उसमें यही बता रहा है कि हमारा कि अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि जो कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट है, मतलब कॉपर एट 573, वो क्या काम करेगा? प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा, प्रोपेनॉन से प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा, प्रोपेन-2-ऑल से प्रोपेनॉन बनाएगा। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा इसके अंदर भी मिल सकता है, आपको पैराग्राफ के अंदर भी मिल सकता है, जो आपने डिटेल में पढ़ा है एग्जाम के टाइम पर, और या फिर आपकी जो डेली आपने जो अपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जब आपने इस टॉपिक को तैयार किया है तब मिलेगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने कि कार्बोनिल कंपाउंड है, वो फॉर्म हो रहा है इथेनॉल से। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO बनेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ओजोनोलिसिस करें, हम किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस करें और हमें यही प्रोडक्ट मिले, तो आपको आंसर देना है कि कौन सा आंसर होगा हमारा इसका। ब्यूटवनीन होगा, ब्यूट-2-इन होगा, एथीन होगा, पेंटवनीन होगा। वैसे इसका ब्यूट-2-इन आंसर होगा बच्चों। तो इस तरीके से हमें आंसर मिलाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ये तब देख पाएंगे हम इनके आंसर जब हम थोड़ा सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में महसूस करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ेंगे तभी आप बच्चों इन सब्जेक्ट्स का आंसर अच्छे से दे पाएंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, केवल टीचर के बनाए नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, तभी आप इनके आंसर्स दे पाएंगे। तो ये बच्चों था हमारा सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सीबीएसई ने आपकी बार 2021-22 के लिए पैटर्न में चेंज किया है। जो उसने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चन हमारे 10th के अंदर 20% थे, उसको 30% कर दिया, और 12th के अंदर 10% से 20% कर दिया है। ये ताकि सीबीएसई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्जेक्ट को महसूस करें, समझें, उसको एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, ताकि वो उसका डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ और अपनी थिंकिंग को डेली लाइफ में यूज़ करके आगे बढ़ पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें डेवलप हो सकें, एनालिटिकल माइंड डेवलप हो सके बच्चों में। थैंक यू वेरी मच।